अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान सुपर लीग के आज दो मैचेस हुए हैं। एक मैच अभी चल रहा है और एक मैच पहले हो चुका है जिसमें मुल्तान सुल्तान को एक और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन अभी के मैच में आपको बताएं कि इस वक्त पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने 149 रन बनाए हैं। 150 रन का टारगेट दिया है। 13 ओवर्स का ये खेल महदूद कर दिया गया था और अब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करेगा और देखते हैं कि 149 का टारगेट वो हासिल कर पाते हैं, 150 का टारगेट वो हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस ट्रांसमिशन में जीत की सोच में हम बात करेंगे पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन में कि मुल्तान सुल्तान के साथ आखिर क्या हुआ। मुल्तान सुल्तान वो टीम है जिसके कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। वो मोहम्मद रिजवान जिसको पाकिस्तान की टीम की कप्तानी सौंपी गई है। आखिर वो मोहम्मद रिजवान उनकी कप्तानी में इस बार मुल्तान सुल्तान अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई। मुसलसल मैचेस हारते रहे, सिर्फ 2 पॉइंट्स ही वो ले सके इस पूरे टूर्नामेंट में। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के साथ साथ आज जो अभी मैच चल रहा है इस पर भी बात करेंगे कि क्योंकि ये मैच बहुत अहम है, दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। जो भी जीतेगा वो टॉप 4 में जाएगा और जिसको शिकस्त होगी उसका सफर यहां से तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो अपने ट्रांसमिशन में आज खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का बड़ा नाम, क्रिकेट की दुनिया का एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी। आई एम अच्छा, हैप्पी एंड फाइन। थैंक यू सर। और इसी तरह से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट साबिर हुसैन साहब। साबिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब की बहुत गहरी नज़र है पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात पर और गाहे बगाहे इस पर बहुत तफसील से बात करते हैं। आज की डिबेट का आगाज़ करेंगे सरफराज नवाज साहब से। सरफराज नवाज साहब, अभी जो मैच चल रहा है सर उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम मुल्तान सुल्तान पर बात करें क्योंकि एक ऐसी टीम जो माजी में बहुत अच्छा भी परफॉर्म करती रही है, फाइनल भी जीता, बार बार फाइनल में पहुंचती भी रही। वो सवाल ये उठ रहा है कि उसकी कप्तानी मोहम्मद रिजवान के पास है और रिजवान की कप्तानी में वो टीम इतना बुरा परफॉर्म करेगी शायद मैंने तो नहीं सोचा था। क्या हुआ है सर मुल्तान सुल्तान के साथ? देखें जो उनका कैप्टन था उसकी तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फील्ड के अंदर ये चेंज उसने जो की है, आप ये विकेट कीपिंग खुद करता था, ये अब एज ए बैट्समैन खेल रहा था, ये इसको नहीं करना चाहिए था। विकेट कीपर होते हुए ही कुड नो के गेंद स्विंग हो रहा है, लाइन और बॉलर की कैसे जा रही है, बैट्समैन कौन सी शॉट खा रहा है, किस तरफ फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पे है, ऑफ पे है, लेग पे किस तरफ उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो ही कुड टेल द बॉलर्स कि ये आप इस तरह की लाइन रखें, ये करें। लेकिन उसने ऑल टुगेदर ये जो फील्डिंग पे ही सिर्फ आ गया और उससे मेरा ख्याल है काफी टीम की परफॉर्मेंस के भी असर पड़ा है और इसकी चेंज ऑफ बॉलिंग, फिर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ फील्डिंग, उसके भी काफी असर पड़ता है। तो ये टीम के ऊपर गहरा असर पड़ता है कि एक विकेट कीपर रेगुलर जो कई सालों से आ रहा है, ऑल ऑफ ए सडन वो चीज छोड़कर एज ए फील्डिंग में आ जाए, तो इसका भी मैं कहूँगा बड़ा असर पड़ा है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन भी इनका इतना आउटस्टैंडिंग नहीं बन सका कि जो बॉलर हैं, स्पिनर हैं, उसके बाद बैट्समैन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा मतलब कि अनयूजुअल था। और इस जैसे ओपनिंग पे ये काफी स्कोर करते थे साथ दूसरे बैट्समैन, अर्ली कोलैप्स हो जाना, मिडिल ऑर्डर इनका बिल्कुल ही नहीं था। तो ये मैं कहूँगा कि ऑल टुगेदर जो चीजें अब देखने में आई हैं वर्स हो गई हैं, लेकिन प्रीवियसली आपने ठीक कहा, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती रही है और ऑलमोस्ट ये टॉप हमेशा टॉप पे रहे हैं। लेकिन इस दफा इतना कोलैप्स होना भी हैरानकुन बात है जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वाकई में ये बहुत हैरानकुन है और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि सर मोहम्मद रिजवान एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं। साबिर, आप क्या समझते हैं कि रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस तो ठीक रही, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स भी किए, टॉप स्कोरर भी रहे पीएसएल में अभी तक, तो लेकिन उनकी टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस तवक्को नहीं की जा रही थी। आपके ख्याल में क्या ऐसा मसला बना मुल्तान सुल्तान के साथ कि पहले दिन से डे 1 से हमें ऐसे लगा कि बिल्कुल कलरलेस है वो टीम? तो देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम हमारे सरफराज साहब को भी, हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और सर देखें, मुल्तान सुल्तान के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। एक तो कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो कि उन्होंने रिटेन नहीं किए। सबसे पहले अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि लाहौर कराची ने पिक किए। ये मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करे थे, उनका बड़ा रोल था मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, चाहे
24 का सीजन था या 23 का सीजन, इनफैक्ट 22 का भी था जी। तो 2-3 साल कंसिस्टेंट इन्होंने मिडिल ओवर्स में सिर्फ रजवान की टीम को विकेटें लेके दी। उसके बाद उसामा मीर ऑफ कलर नजर आए, डेविड विली सीनियर खिलाड़ी थे और क्रिस जॉर्डन, ये तीनों ऐसे बॉलर थे जिन काफी अरसे से मुल्तान के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने विकेटें लेनी थी, जिस वजह से आई थिंक ये परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाए। मोहम्मद रिजवान की अपनी जो आई थिंक जो नेशनल टीम की तरफ से वो कप्तान भी हमारे रह चुके हैं, उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी थी, या चैंपियंस ट्रॉफी का जो आई थिंक डिबेकल हुआ हमारे साथ हुआ, कहीं से वो चीज़ें उनकी अपनी कप्तानी के ऊपर, ये फ्रेंचाइज की कप्तानी के ऊपर, आई थिंक वो थोड़ा साइकोलॉजिकल थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर भी। ठीक है, पहला मैच 234 रन आपने बनाए कराची के खिलाफ, आपने चेस करवा दिया, जेम्स विंस की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। दूसरा मैच कहीं ना कहीं से 200 प्लस आपसे स्कोर जो चेस करवा देते हैं, या फिर आपसे होता नहीं। अभी आज का मैच देखें ना, 185 रन मुल्तान सुल्तान्स ने किए, वो भी आपने चेस करवा दिए, और इस तरह से आप मैचेस हारे। पूरा टूर्नामेंट इतना बुरे तरीके से आपने खेला कि सब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी के मैच पर आते हैं। सरफराज नवाज साहब, सर अभी जो मैच चल रहा है इसमें ये मैच बहुत अहम है, पीएसएल के जो अहम तरीन मैचेस हैं उनमें इस मैच का शुमार हो रहा है। और आज चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में, हम भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पर बारिश हुई, तेज आंधी झक्कड़ चला, तो जिसके नतीजा में 13 ओवर्स तक मैच को महदूद किया गया। और पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने 149 रन बनाए हैं 13 ओवर्स में। सर ये टारगेट आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी इसको, जो वो पेशावर ज़ल्मी जिसकी कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं, वो उसको हासिल कर पाएंगे या मुश्किल टारगेट है? देखें, कल की जो इनिंग बाबर आजम की 94 जो इसने जो स्कोर किए हैं, जी जी, ही दिन गुड फॉर्म ना हो, अगर वो तो चल पड़ा तो साथ लेके दूसरे प्लेयरों को भी मेरा ख्याल है कि बेहतर कर लेगा। तो ये 149 रन जो है मेरा ख्याल है कि विद इन द रीच मुझे लगते हैं। और ये लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस हमें कल देखने में आई है कि बाबर आजम जब आउट हुआ है और उसके साथ मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स इनका हो जाता रहा है, पहले भी और कल भी हुआ है। तो इससे तो ये उसके दूसरी तरफ देखें तो शहनशाह अफरीदी और उनके बॉलिंग वाले काफी अच्छी स्ट्रेंथ में है, स्पिनर भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि कंपटीशन तो एक अच्छा होना चाहिए। और पेशावर जो मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं आ रहा इस वक्त लग रहा है, तो कोई पता नहीं, वो वैसे ही कहते हैं ना ऑन द प्लेट रख के मैच दे दें। ये भी तो आपस में चलता है ना कि दो दूसरी टीमों से मिल मिला के अपना के आप तो कहीं आ नहीं रहे, तो ये मैच हम ही दे दें, हम क्वालिफाई कर लेंगे, ये भी मामले चलते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये नहीं कहूंगा कि जुआ ग्रुप इस तरह की चीजें, लेकिन पास में तो ये होता रहा है ना, और लोगों को फाइन भी हुए हैं, अपना जो पीएसएल में बैन भी हुए हैं, और उसके बाद फिर दोबारा भी आ गए हैं। तो ये सारी चीजें पहले भी चलती रही हैं, तो अब डाउट ही कर सकते हैं ना। अब देखना होगा। मैं तो वैसे देख लूंगा कि कौन अपनी फुल परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के जो अनऑफिशियल बैठे हुए हैं, अनऑफिशियल अनक्रिकेटेड ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, अब उनको कैसे कोई समझाएगा कि जी आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। दे डोंट नो एनीथिंग। वो तो अपना अब आप देखें जिस तरह चेंजेस हो रही हैं, और अब मेंटरों को 50-50 लाख महीना का उनको अपना दे रहे थे, उन्होंने प्रोड्यूस क्या किया? अब उनके ऊपर कोई बैन तो लगाए ना कि आपने 1 साल 2 साल अरबों रुपया ले गए हो मिलके, और उसके बाद 50 लाख तो उनका था ना तनहाई, उसके बाद जो रहायश, उसके बाद खाना पीना, ये चीजें, ट्रांसपोर्ट, ये मिला के तो मेरा है 60-65 लाख रुपया महीना, और 1 साल ये रहे हैं, इससे ज्यादा भी, तो क्या प्रोड्यूस किया? तो ये मैं कहूँगा कि अब मैं शुक्र खुदा का करता हूँ कि चेयरमैन साहब को कुछ समझ आई है। उन्होंने 2-3 काम तो बड़े जबरदस्त किए हैं। एक तो जो कल उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया है, आई एम वेरी हैप्पी कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सेलिब्रेशन जो देखी है, जो हमने मार्का मारा इंडिया के खिलाफ, जबरदस्त किस्म की उनको शिकस्त दी है, और उसकी सेलिब्रेशन जो कल हुई है, ये भी एक सेलिब्रेशन ऑन द फील्ड हुई है। पाकिस्तान ने जो मैच से पहले ये काम किया है, मैं इस पे मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने ये अपना आर्मी चीफ को और प्लेयरों को बुला के ये जबरदस्त एक पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान एक नेशन है।
और वी आर यूनाइटेड। और उसके बाद जो बड़ी तेजी से ये मैच शुरू करवा दी हैं 3-4 रोज के अंदर ही, तो ये भी मैं कहूँगा कि और उसके बाद फिर जो एशिया कप के वो खुद बने हैं चेयरमैन, ये आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जी जी और ये बने हैं ये नकवी साहब। जी। और उसके बाद जो इन्होंने ग्राउंड के अंदर अपना पाकिस्तान को जो टूर्नामेंट करवाया है, और उसमें सारे वर्ल्ड जो पार्टिसिपेटिंग प्रेसिडेंट थे वो आए हैं पाकिस्तान, जी जी और लाल किले के अंदर जो उनकी रिसेप्शन हुई है, और उन सब ने तारीफ की है कि पाकिस्तान इज अ वंडरफुल कंट्री। और पाकिस्तान को जो जिस तरीके से नकवी साहब ने इस हैंडल किया है चैंपियंस ट्रॉफी को, वी अप्रिशिएट दैट। तो ये मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब ने तो जबरदस्त काम किया है। अब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर आप बाद में बात कर लेते हैं जी। ये बहुत बड़ा अब आप डिबेट चूंकि सरफराज नवाज साहब उस तरफ ले गए हैं सर, तो अभी तब्दीलियों की आपने बात की, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ तब्दीलियां चल रही हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं फिर उन तब्दीलियों की ही। अभी कोचिंग स्टाफ भी तब्दील कर दिया गया है। सरफराज नवाज साहब, माइक कैसन को कोच लगा दिया गया जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं। आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोच पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है या पाकिस्तानी कोच ही होना चाहिए? अभी भी पाकिस्तानी कोच ही थे, आकिब जावेद साहब थे, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस भी आपके सामने कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में 4 दिन में बाहर हो गए सर। देखें, आकिब जावेद को जो अब जॉब मिला है, डायरेक्टर जो मिला है हाई परफॉर्मेंस, जी जी ये उसको सूट करता है। वो जो है ना, पहले भी हेड कोच रहा है पीसीबी में, और मैं भी जब बॉलिंग कोच था तो मैं देखता रहा हूँ उसकी ये जो क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस है, वो विद इन दी ये जो अच्छे जो डिपार्टमेंट में मिला है जैसे हेड कोच होना, वो उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और इसके ऊपर शुरू से इसको आना चाहिए था, क्योंकि इसका जो क्लब का मामला है ना, उसमें इसने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। अब लाहौर कलंदर की बात कर लें, जी ये 2-3 साल रहा है और लाहौर कलंदर नीचे रही है। जैसे इसको चेंज किया वहां से, तो लाहौर कलंदर चैंपियन भी रही है और ऊपर भी आती रही है। तो ये आप परफॉर्मेंस भी देख लें, तो इसमें मैं कहूँगा कि ही गॉट अ गुड जॉब एंड ही विल प्रोड्यूस इन दैट प्लेस, क्योंकि ये प्लेयरों को पुराना भी जानता है। और इसके बाद फिर एकेडमी के अंदर ये पहले भी काम करता रहा पीसीबी में, तो वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, ये इसके लिए बेस्ट जॉब है। तो उसके बाद जो चेंजेस किए हैं मेंटोर का, मैं ये कहूँगा कि ये मेरे सामने एक जो लिस्ट मैंने बना के भेजी थी चेयरमैन साहब को कई महीने पहले, मैं कहा ये आप तबाही करेंगे क्रिकेट की, इसमें ये वसीम अकरम ग्रुप ना रखें। ये सारा वसीम अकरम ग्रुप है, मिसबा हुआ, शुएब मलक हुआ, मुश्ताक अहमद है, वहाब रियाज है, सकरान मुश्ताक है, वकार यूनस है, इंजमाम है, ये सारा उसका। और इमरान खान ग्रुप ही कह लें, ये उसके ग्रुप के लगाए हुए हैं, क्योंकि वो वसीम अकरम तो इमरान के बगैर 1 इंच नहीं हिलता। तो ये मैं कहूँगा कि ये सही। जो ग्रुप आया है, ये टोटल जुआ ग्रुप है लेट 90s का। जो वसीम अकरम कैप्टन था, तो यही ग्रुप जुआ ग्रुप में मशहूर हुआ था, फाइन हुए थे सारा कुछ। और जस्टिस क्यूम रिटायर की मरहूम की रिपोर्ट देख लें, जी उसने वादा किया कि इन जो मैंने नाम लिए इनको क्रिकेट बोर्ड की दीवारों के करीब नहीं आने देना, वरना क्रिकेट तबाह हो जाएगी। तो ये देखें, ये आए हैं और क्रिकेट की तबाही, एशिया का भी खत्म, और उससे पहले जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भी खत्म, इंडिया में जो हुआ है वो भी खत्म। तो इसमें सारी जो तबाही हुई है, उसके बाद अपना इंतजाम के ऊपर एक इंक्वायरी चली थी तला के साथ जी जी कि इन्होंने 8 प्लेयरों ये को भी एक अपने बड़ा अहम बदले में- मामला है। जिस तरफ आप तलहा और साया कारपोरेशन की आप बात कर रहे हैं, वो जो पीआर कंपनी है सर, उनकी बात आप कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है सरफराज नवाज, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर डिटेल से बात करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंड सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से और कुछ बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट इतनी तबाहाल क्यों हुई, इतनी तनजली क्यों हुई है, क्यों इतने बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद एक इवेंट पाकिस्तान में हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर 96 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने इतना बड़ा इवेंट आईसीसी का होस्ट किया था, लेकिन उसमें भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस आई, हर तरफ एक मायूसी चल रही थी। लेकिन साथ में अभी जो इंडो पाक मामला चले और उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरह से भारत को तोड़ जवाब दिया, उसके बाद सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं और पीएसएल इंतजामिया ने, पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन बल्कि पूरी सुपर लीग अपने शोहदा के नाम की, अपनी फोर्सेस के नाम की हुई है, उन बहादुर जवानों के नाम की हुई है। आज भी उस हवाले से मैच के दौरान भी तकरीब जारी है। सरफराज नवाज साहब, एक तो ये मामला चल रहा है सर, दूसरा ये है कि ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर। पीएसएल पर तो हम बात करते रहेंगे, साथ साथ मैच अभी शुरू होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी तनजली, इतनी तबाहाली की वजूहात क्या हैं? कौन लोग हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट है और फिर क्रिकेट ठीक भी नहीं हो पा रही? देखें, क्रिकेट जिनके हाथों में दी गई है वो ही मैं कहूंगा कि वर नॉट एलिजिबल फॉर सर्टन जॉब्स। अब एक आदमी क्रिकेट जो छोड़ के कराची का, उसने क्रिकेट के दौरान ही अपना रिटायरमेंट कर दी। मैच खेल भी रहा था और साथ ही उसको सिलेक्शन अनाउंस कर दिया। और उसके बाद फिर अजहर अली का देख लें, वो भी अभी काउंट्री वगैरह भी खेल रहा है, अभी रिसेंट रिटायर हुआ है, तो उसको भी अपना बना लिया। ये चमचे दो बना लिए ना। ये सर वहाब रियाज भी हैं, वहाब रियाज भी मैनेजमेंट में होते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी। रियाज तो खास अपना खिदमत गुजार है ना चेयरमैन का जी। वो तो मिनिस्टर भी रहा है ना चेयरमैन के साथ, और पुराना तल्लक आ रहे हैं, और उसी ने मेरा ख्याल है ज्यादा तबाही की है। तो उसके बाद देखे, मैं इनको कहता रहा हूँ कि इकबाल कासम को सोचें, उनको लेके आए। उसने चूंकि ज़कात शरीफ के जमाने में रिफ्यूज कर दिया था कि ये जो इंतजाम ने दूसरा जो हक है, क्या नाम है उसका, मिसबाउल हक, पाकिस्तान मिसबाउल हक को सीनियर बना दिया और इसको कहा ये जूनियर होगा और ही विल रिपोर्ट टू दी अपना मिसबा को। इसने फिर ज़कात शरीफ को कहा कि आई एम द सीनियर मोस्ट, कोई आप शर्म करें, मेरी इज्जत रखाएं, मैं ये अपना जूनियर को कैसे रिपोर्ट करूंगा। तो उसने फिर रिफ्यूज कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसके बाद ये देखें, शुएब मोहम्मद है, उसने ही इज वेरी सीरियस एंड सिंसियर विद द कंट्री, विद द क्रिकेट। बिल्कुल सरफराज साहब, आप ठीक कह रहे हैं। वो 3 दिन पहले हमारे साथ शो में मौजूद थे और वो भी ऐसी संजीदा बातें कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जैसे आप कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसको कभी कंसिडर नहीं किया। उसके बाद मोहम्मद समी है, उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे। ये सिर्फ मैं कहूंगा कि पंजाबियों के ऊपर ही अपना सारा कुछ है और ये फ्रंटियर में है, क्यों नहीं कराची के लोगों को ये आगे लेके आते। तो मैं मतलब कि आप डिवीजन करें ना। जी जी। तो इस तरह ये सारे, दूसरे मैं ये कहूंगा कि अब जो ये सारे निकाले गए हैं जो चीजें हैं जो अभी मैंने मेंशन किया है, एक तो जुआ ग्रुप फारिग किया है, ये जबरदस्त बात हुई है, इससे ही सारी चीजें। और उसके बाद अच्छा सर, इस ग्रुप में है कौन कौन असल में? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अक्सर ये सुनती तो है लेकिन इस नेटवर्क की समझ नहीं आती, कौन लोग हैं ये, कौन कौन इसमें शामिल है? देखें, ये जो मेंटोर रखे हुए थे, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो इजाज यूसुफ जो चेयरमैन थे, सॉरी जो क्रिकेट बोर्ड के अपना मेंबर थे और चीफ जज रहे हैं जी। तो उन्होंने रिपोर्ट की हुई है। सारा कुछ प्लेयरों ने खुद बयान दिया हुआ है एक दूसरे के खिलाफ कि इसने ये पैसे लिए है, वो पैसे, वो सारी चीजें मौजूद हैं। पीसीबी ने ये छुपा दिया हुआ है, जो नया चेयरमैन आता है ना, तो ये छुपा दी हुई सारी रिपोर्टें। और मैं इनको जो मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि मैं फेडरल एडवाइजर 2 दफा रहा हूँ और ऑफिशियली मैं मंगवा लेता था ये रिपोर्टें। उसमें ये अब जुआ ग्रुप के आदमी देख लें जिनको सजाएं हुई हैं, फाइन हुआ है, और जस्टिस साहब ने कहा है कि इनको, ये जो जस्टिस कयूम फौत हो गए हैं, इन्होंने कहा है कि इनको क्रिकेट बोर्ड की दीवारों के करीब ना आने दे। ये इनके नाम ये हैं, वकार यूनस है, मुश्ताक अहमद है, मिसबाउल हक को तो बाद में जुए में बाद में मुलव्वस हुआ है, शुएब मलिक है, इसने तो टीवी पे आके कहा था, मैंने फैक्स फिक्स किया हुआ था
और इसको फाइन हुआ था और कुछ अच्छे के लिए बैन हो गया था। जी फिर इजाज भट्ट ने इसको टीम से निकाल दिया। इंग्लैंड में मैचेस थे, इसके अकाउंट में तकरीबन 98,000 पाउंड आ गए थे। शुएब तो मलिक के अकाउंट में। ये शुएब मलिक है। जी जी तो इजाज भट्ट ने पूछा ये कहाँ से आए? कहते हैं मेरी बहन की शादी है, पता नहीं क्या है, और मुझे मैं वो लेके ये इस तरह की बकवास शुरू की इसने। और उसके बाद फिर आप देखें ये वहाब रियाज तो एक है, ये वहाब रियाज का देख ले, इसकी जेब से 10,000 पाउंड अपना निकले थे अपना लंदन में जब ये दूसरे लोग जेल में गए। जी तो ये भी मशहूर है। और उसके बाद ये सारी मैं वो बातें कर रहा हूँ जो अखबारात इंग्लैंड में भी आया है, पाकिस्तान में भी आया है। उसके बाद सकलैन मिसाक देख ले, ये वसीम अकरम ग्रुप का हमेशा से रहा है। तो ये सारे जो जुआ ग्रुप के लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और भी हैं, जी ये जो दूसरे पकड़े गए थे, जेल काट के आए हैं, अभी एक दो को और जेल हुई है रिसेंटली। तो ये मैं कहूँगा कि ये सारी चीजें मौजूद हैं। और उसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आईसीसी का ये जुआ फिक्स करने वाली कमेटी का इंचार्ज था जी पॉल कॉन्डन, जी ये जब पाकिस्तान प्लेयरों को सजाएं होने वाली थी, ही फ्लू टू पाकिस्तान, क्योंकि उसमें और पाकिस्तान थे और उसमें मलिक कयूम साहब की सजेशन थी बैन करने का। वसीम अकरम ये दूसरे जो बच गए हैं, कम फाइन हुए हैं, उनको उसने आके कहा, अपना ये जुआ ग्रुप ने भेजा इसको पॉल कंडन को कि आप जाएं और ये हमारे लोगों को कुछ बचवा लें। उसने आके जस्टिस कयूम से लंदन लाहौर में मुलाकात की और आके कहा कि जनरल जस्टिस साहब, ये लोगों को इतनी बड़ी सजाएं ना दें, कोई नहीं पता अगर इतनी सजाएं देंगे तो पाकिस्तान टीम को स्क्रैच कर दें इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो मलिक कयूम को डरा गया। मलिक कयूम ने फिर लीनियंटली इनको कईयों को थोड़ी सी माफी दे दी, जी जी कईयों के ऊपर कम किया। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद बिल्कुल, हैं। ये सारी जैसे चीजें साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन सरफराज नवाज साहब, पीएसएल में तो कोई ऐसे मामलात नहीं है जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। पीएसएल तो ठीक चल रही है, यहाँ भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं इस तरह की। अच्छा, अब आपने जो बात की थी क्रिकेट के ऊपर, जी जी क्रिकेट में जो चेंजेस ये करते रहे हैं, अब आप देखें T20 हुआ है और उसके बाद टेस्ट मैचेस हुए हैं, उसके बाद ओडीआई हुए हैं, जी इसमें इतनी इतनी बड़ी चेंजेस करते रहे हैं। अब देखें ओडीआई में एक टीम बनी है, T20 में उसके बिल्कुल अलग नई टीम बना दी है। और भाई इतने प्लेयर आपके पास है कहाँ जो आप इतनी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं? उसके बाद टेस्ट मैच का आप देख लें, वो बिल्कुल ही एक अलग टीम है। तो ये मैं कहूंगा कि टीमों में 2 या 3 या 4 प्लेयर ही चेंज होते हैं, इससे ज्यादा प्लेयर चेंज करेंगे तो सारा आपका बिखर जाएगा शराजा, जी फिर आपकी टीम नहीं चल सकती। क्योंकि कॉम्बिनेशन आया होता है, मेन जो विनर होते हैं उसमें 1 2 चेंज 3 चेंज कर लें। फिर इन्होंने बाबर आजम को बाहर निकाल दिया, शहनशाह अफरीदी को बाहर निकाल दिया, 1 2 औरों को बाहर बैठा दिया। भाई ऐसे काम चलता है। ये आपके मेन प्लेयर हैं जो मैच विनर हैं, जब आप इनको निकालेंगे और वो फिर उनके बाद भी डिसार्ट हो जाएंगे, वो फिर मेंटली और उसके बाद फिजिकली इनकी कमजोरी हो जाती है। वो इनकी ना तो वो एक्सरसाइज रहती है, ना इनका जो मेंटल एटीट्यूड है वो बदल जाता है बिल्कुल ही क्रिकेट में। तो ये मैं कहूँगा कि डिसहार्टन करने वाले जो इस तरह के लोग मौजूद हैं पीसीबी में, इनको फारिग करना चाहिए था। मैंने दर्जनों खत लिखे हैं चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन को भी, कि ये जुआ ग्रुप से निजात ले लें। उसके बाद ये टू मेनी चेंजेस, ये हमेशा तबाही करती है क्रिकेट की। उसमें अब इंग्लैंड सर, उसमें वो जो खत है उसमें आपने लोगों को मेंशन किया, कोई नाम लिए थे उसमें कि फलां फलां को चेयरमैन पीसीबी को कहा हो कि भाई इसको फारग करें, इसको भी फारग करें, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, आपने नाम बताए थे उनको? ये जो मैंने नाम ले रहा हूँ, ये मेरे पास वो खत पड़ा हुआ है सामने, जो मैं जिसके नाम मेरे मलिक कयूम दुरुस्त का साबित हो रहा है। जिन जिनको सजाई हुई थी इनको क्रिकेट बोर्ड की दीवारों तक ना लेके, ये देखें ये लेटर है जो मैंने भेजा है इन सब लोगों को। तो ये इनका आप हेडलाइन देख लें, सरफराज नवाज लंदन,
जहरीले सांप पीसीबी के मौजूदा दौर को तबाह कर रहे हैं। ये सारे जहरीले सांप, इनका मैंने हेडलाइन दी है। तो आप देखें, मैंने आज से कई सालों से ये कह रहा हूँ, ज़कात शरफों को भी कह रहा हूँ, उससे पहले तो तौकीर जासा का देख लें। जब इंग्लैंड टीम गई है तो उस वक्त ये 99 की बात है, तो मैंने तौकीर जासा को कह दिया था कि इट्स ऑन रिकॉर्ड, जाबर सईद मैनेजर मरहूम बैठा हुआ था, तौकीर जाज साहब थे, मैं था। मैं क्या, जनरल साहब मेरी बात सुन लें, पहला मैच लॉर्ड्स का फिक्स हो गया है और पाकिस्तान विल लूज विद इन 3 डेज। तो यही हुआ। और उसके बाद मैं चेयरमैन साहब को कहा कि इंक्वायरी शुरू करें। तो चेयरमैन साहब खामोश किए। अपना जो तौकीर जाज साहब, ही वाज आल्सो, इन्होंने भी आदमी पाले हुए थे जो जुआ ग्रुप में, कामल भट्ट था एक, वो जुआ ग्रुप का नोटोरियस जो अमेरिका में जेल शुदा था स्मगलिंग में, तो वो इनके साथ रोज बैठा होता था। जुआ ग्रुप के लोग तो पीर जियाद साहब के भी साथी थे। और उसके बाद इंजमाम को जब निकाला तो अक्सर उसूल का बयान मौजूद है कि इंजमाम जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ है, वकार यूनुस कैप्टन था, वसीम अकरम भी था। 2003 का वर्ल्ड कप, मैं इसका अख्तर रसूल का बयान आया है जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मैंने सामने रख दिया। मैं कहा ये बताएं ज़कात शरीफ साहब, सॉरी ये तौकीर जियाद साहब, ये बयान पढ़े। अख्तर रसूल ने कहा कि किसी मैच में, किसी इनिंग में इंतजाम 20 से रन ज्यादा नहीं करेगा। 5 इनिंगें खेला, 20 रन से ज्यादा नहीं हुए। तो मैं कहा इसको बुला के पूछे। तो उस वक्त फिर बातचीत हुई तो इंतजाम ने कहा जनरल साहब को कि अगर मैं काटता हूं तो आप भी तो हैं, अब इससे बड़ी बात क्या हो। उसके बाद फिर आप वो किताब निकाल के देख लें, वो 2003 के बाद 1 साल अपना इंतजाम टीम से बाहर रहा है। आप कह रहे 2003 का वर्ल्ड कप जो था, सरफराज नवाज साहब, जो वकार यूनुस साहब की कप्तानी में खेला गया, जिसमें वसीम अकरम भी थे, जिसमें इंजमाम उल हक भी थे, जिसमें सईद अनवर साहब भी थे, बड़े बड़े नाम थे, सुपरस्टार थे, उसमें भी ये सारी चीजें चल रही थी। बिल्कुल 100% सही था। सईद अनवर ने मुझे बताया कि जो अपना मैच हुआ है अपना श्रीलंका में, वो कौन सी ट्रॉफी थी, अपना एक ट्रॉफी होती थी जिसमें शोर पड़ा था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, हम भी हारना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया भी हारना चाहते थे। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की पहले अपना बैटिंग थी, हमारी बाद में बैटिंग है। तो हमारा 80 पे 2 आउट थे, 140 करना था, तो हम फिर बुरी तरह मैच हार गए। तो ये तो सईद अनवर ने मुझे घर आके बताया। उसके बाद लॉर्ड्स का मामला देख लें, 99 वर्ल्ड कप, उसमें किस तरह ये अब वो चले 99 वर्ल्ड कप पर सर हम बात करते हैं। साबिर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साबिर, अभी एक तो सरफराज नवाज साहब ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री है उसको खोल कर रख दिया है और जो कुछ चल रहा है वो सारा उन्होंने बयान कर दिया है, बता रहे हैं। लेकिन हम कुछ आपसे मेरा सवाल है PSL के हवाले से, अभी जो मैच चल रहा है, ये मैच कितना अहम है और आपको लगता है कि ये टारगेट हासिल कर लेंगे जिस तरह से अभी बैटिंग का आगाज किया है? सर मैं थोड़ा सा सरफराज साहब के बारे में देखें, इतने बड़े लेजेंड हैं सरफराज साहब, जो 55 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 45 जो ODIs खेले हैं, 170 विकेटें उनकी हैं, 299 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 1005 उनकी विकेटें हैं। इतनी बड़ी उनका 1969 से लेकर 1984 तक जो 15-16 साल का उनका पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया, तो ये दबंग बोलते हैं। ये पिछले 15-20 सालों से इतनी चीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो 96 का वर्ल्ड कप हो, 99 का वर्ल्ड कप हो, 2003 का वर्ल्ड कप को, उसके बाद जितने भी खिलाड़ी, हम तो क्या उनके नाम ले, इतने बड़े लेजेंड से, मगर कहीं ना कहीं सरफराज साहब जो है वो शुरू से ही काफी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। मगर हमारे PCB की काफी कोताहियां रही सर पिछले 25-30 साल से, काफी जिसकी वजह से हम लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी तो नजर में अब ये है कि PCB खिलाड़ियों को बनाना नहीं चाहता। खिलाड़ी निशानदेही तो काफी अरसे से सरफराज नवाज साहब कर रहे हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, लेकिन यहां पर शायद कानों पर जू नहीं रही, बेहतर करना नहीं चाहता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं PSL के हवाले से और ख़ासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में साबिर हुसैन साहब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है। 99 वर्ल्ड कप की बहुत बात होती है,
फिर 2003 के वर्ल्ड कप की भी आपने बात की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पीएसएल जो अभी चल रही है और मुसलसल अभी 10वां एडिशन है, पीएसएल में तो कोई ऐसे मामलात नहीं होते जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखें, जब नजम सेठी था जी। तो क्या कुछ नहीं हुआ। नजम सेठी के होते हुए तो आप समझे, जो इसने वो पकड़े थे आदमी, और फिर टीवी के ऊपर आके कहता है कि हमें पता चल गया था कि जुआ हो गया है, तो हमने होने दिया है ताकि सबूतों के साथ पकड़ें। ये इतनी इन बेशर्मों को शर्म नहीं है कि आप होने क्यों दिया? पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया, रुसवा किया, कि पूरी दुनिया में चर्चा पता कि पाकिस्तान जुआ के ऊपर पकड़े गए हैं प्लेयर, और भी पहले ही उनको पकड़ के अपना बता दे कि ये ना करें। तो उसके बाद फिर दूसरा, ये जब अपना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड था, इसके अपने अखबार टाइम्स ने लिखा था जी कि ये इंडिया गया हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना 1-2 मैचेस हो रहे थे, तो उस वक्त $2 लाख या कुछ ये अपना अकमल जूनियर को ऑफर हुई थी। उसने बाद में बताया आके कि उस वक्त देखें, ये एक इंडियन बुक मेकर के घर में रह रहा था, ये जो नजम सेठी था, ये इसके अखबार ने लिखा हुआ है। मैंने ये कहा तो इन्होंने मेरे ऊपर बैन लगा दिया, 6 साल मेरी पेंशन नहीं दी, जो अभी ज़कात शरीफ ने आके मेहरबानी की है। तो ये सारी चीजें तो दुनिया में ये सारी मशहूर हैं, और 6 साल मैं इनके खिलाफ अपना अकेला बोर्ड के कोर्ट के अंदर नजम सेठी से लड़ता रहा हूँ। ये सारी चीजें साबित हो गई हुई थी। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को नवाज शरीफ साहब वापस लेके आ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब वापस लेके आ रहे थे, और भाई इन जुआरियों को जो पहले अपना ये जो अपना रॉ का एजेंट मशहूर था, ये जो अपना बलूचिस्तान में था, इसको पाक फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। नजम सेठी को हैदराबाद की जेल में उल्टा लटका के मारते रहे हैं कि पाकिस्तान का जासूस हो, और अपना बीएल का ये कैंडिडेट था बलूचिस्तान में। ये तो शुक्र करें कि जियाउल हक ने जनरल माफी दी बलूचिस्तान वालों को, तो ये उस वक्त बचा, नहीं तो इसको तो फांसी होनी थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको इसके घर के अंदर बिस्तर के नीचे से निकाल के गिरफ्तार किया और छतरोल की इसको, नजम सेठी को। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसे लोग ये किस तरह फिर साथ मिल जाते हैं। ये पाकिस्तान का अलमिया, मैं कहूँगा। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। सलमान बार को आप देख रहे हैं, वहाब राज वापस लाने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर इनको ला दियो तो मोहम्मद आसिफ को क्यों तकलीफ है तुमको? उसको क्यों नहीं बुलाते? वो अमेरिका में बेचारा बैठा हुआ है। जी अच्छा, सरफराज नवाज साहब, आप इस हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? चेयरमैन की तो आपने बात की, और आज आपने जो अभी पाकिस्तान के और भारत के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, उसमें आपने अपनी फोर्सेस को भी बड़ा सराहा है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, अच्छे तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और चेयरमैन की कारकर्दगी को भी आप अप्रिशिएट करें। लेकिन आप मौजूदा क्रिकेट की सूरत हाल को लेकर हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? देखें, सब तो बड़ी तो खुश अच्छी जो बात हुई है, जी जी, उस पानी पिया थोड़ा, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपना आर्मी चीफ साहब की 2 साल की एक्सटेंशन और हुई है, 3 साल के अलावा 5 साल उसके कर दिए हैं, और ये उन्होंने साबित किया है कि ही इज द बेस्ट मैन फॉर पाकिस्तान। लड़ाई में उन्होंने जो प्लानिंग की है, जिस तरह से इंडिया को अपना ये पहले वो बताते रहे हैं कि पीसफुल हो जाओ, लड़ाई ना करो, ना अटैक करो, आराम से हमारे साथ चले, लेकिन इंडिया नहीं माना। तो उसके बाद जिस तरह इन्होंने अटैक किया, और ये जो प्लानिंग है, मेरा ख्याल है चर्चिल का ज़माना मुझे याद आ गया कि चर्चिल को सिर्फ रखा था प्लानिंग के लिए। तो ये अभी चेयरमैन साहब जो आर्मी चीफ है, इन्होंने जो प्लानिंग करके और जिस तरह लड़ाई लड़ी है, और 2-3 घंटे में सफाया कर दिया इंडिया का, इंडिया के हाथ ऊपर करके उन्होंने अपना जनाब
अपना ट्रम्प साहब से पैरी पड़ गए, सऊदी अरेबिया के पैरी पड़ गए कि हमें बचाएं, वरना तो पाकिस्तान ने इनको सारा तबाह कर देना था, इनका रेडार सिस्टम, इनके एयरपोर्ट, इनके जहाज। तो ये सारी चीजें तो अवाम के सामने आ गई हैं। इससे मैं कहूंगा कि बेहतर आर्मी चीफ पाकिस्तान के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब हमारे साथ रहे और आज की जीत की सोच में बड़ी डिटेल के साथ उनके साथ बात हुई और स्टूडियो में हमारे साथ साबिर हुसैन साहब मौजूद रहे। मैच अभी चल रहा है और देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत पाता है या नहीं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए इस पेशावर ज़ल्मी को जो टारगेट दिया है वो काफ़ी बड़ा है 13 ओवर्स के हिसाब से और मुश्किल टारगेट है। लेकिन बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, वो बाबर आजम जिन्होंने लास्ट इनिंग बड़ी अच्छी खेली थी। आज क्या वो बाबर आजम अपनी टीम को मैच जितवा पाते हैं या नहीं जितवा पाते, क्योंकि ये मैच उनके लिए बहुत अहम है, पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अहम है, इवन के लाहौर कलंदर्स के लिए भी अहम है। और इसके बाद सफ़र ख़त्म हो जाएगा PSL में, जो टीम भी हारेगी उसका सफ़र तकरीबन यानी कि टॉप 4 का, सेमीफाइनल का, फाइनल का, उस दौर से वो बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।